Hi, dear students. Good evening. Hope you will be fine. By the way, you know today is NCRT 8th क्लास पार्ट 2 हिस्ट्री पार्ट 2। तो याद रखिएगा बेटा, आज एनसीईआरटी की क्लास 8th की हिस्ट्री का सेकेंड पार्ट आवर पास्ट 2। हमने आवर पास्ट 1 पार्ट 1 पढ़ लिया। अब हम पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं और वहाँ भी 6 चैप्टर थे टोटल, यहाँ भी 6 चैप्टर है और वहाँ पेज नंबर हम 1 से लेके 79 तक थे। अब हम 79 यानी 80 पेज से लेकर के नियर अबाउट 164 पेज तक चलेंगे और चैप्टर हमारे पास फिर 6 हैं और चैप्टर का नाम होगा 7th 8th 9th 10th 11th 12th ऐसे होगा। और जो पहला चैप्टर है उसका नाम है बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। यानी 3 बातों पर ध्यान देंगे। वीवर्स, जो हमारे कपड़े बुनने वाले कारीगर हैं, चाहे वो सिल्क का कपड़ा हो, सूती वस्त्र हो, कुछ भी हो। बुनकर, लोहा बनाने वाले, यानी लोहा बनाने वाले कौन होते बेटा? जनरली हम उन्हें क्या कहते हैं? लोहार नहीं, अग्रिया समुदाय और भी समुदाय हैं भारत में। तो उस जमाने में लोहा बनाने वाले और है फैक्ट्री मालिक। तो फैक्ट्री की बात नहीं हो रही, फैक्ट्री मालिक की बात हो रही है इन 3 चीजों पर। यानी कि हमें अपने देश के भीतर इन कारीगरों को, इन पूंजीपतियों को, कारखाना मालिकों को और उनके बीच के अंतर संबंधों को, और साथ साथ भारत में जो औद्योगिकरण हुआ या नहीं हो पा रहा था, क्यों इसे डिले किया गया, इन सब के विषय में हम पढ़ेंगे कि इसे ब्रिटेन से किस तरह से जोड़ के देखेंगे। भारत के जो कारीगर थे, आर्टिशियन थे, बुनकर थे, आयरन मेकर थे, जो इतने बढ़िया वुज, यानी वुज WOOTZ, वुज यानी कि हक्कू, यानी कि वक्कू, यानी कि मलयालम में इरक्कू, उरुक्कू, इन सब, यानी ये सब लोहे के वैरायटी का नाम है, स्टील का नाम है, का जो काम करते थे वो समय के साथ लेबर बन गए। जो हमारे आर्टिशियन कारीगर थे, छोटे मोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो सब लेबर बन गए। उन्हें जो हालात पैदा कर दिया 150 से 200 सालों के दरमियान कि हम अब ब्रिटेन के माल को अब यूज़ करने लगे। और इन सब से यही हुआ कि जब हमारी अर्थव्यवस्था चौपट हुई तो हम यहाँ से फिर चले गए जावा, सुमात्रा, बाली, यनाम, फुनाम, सूरीनाम, मॉरिशस, इन सब जगह पे लेबर बनने के लिए गन्ना के खेतों में या अन्य काम में चले गए या शहर की ओर पलायन करने लगे समय के साथ साथ। तो मालिक से लेबर बना दिया। कुछ लोग आज कोरोना में कहते हैं कि क्या हम लोग इंडिपेंडेंट हो गए हैं? मैं कहूँगा इंडिपेंडेंट नहीं है, एक्चुअली इंडिपेंडेंसी की तलाशी में है। दिखने से लगता है इंडिपेंडेंट हो गए हैं, लेकिन देखा जाता है कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन रियली में जो हमारी ज़रूरत है क्या उतनी पूरी हो रही है? नहीं हो रही है। तो या तो हम किसी से कर्ज ले रहे हैं फिलहाल कोरोना के पीरियड में, नहीं, कोरोना के पीरियड में किसी से कर्ज ले रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, या चोरी डकैती कर रहे हैं, या फिर भूखे मर रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ तो उल्टा हो रहा है। तो इंडिपेंडेंट कैसे? पर हाँ, एक कोशिश, एक मन में विचार आ गया है कि भैया अब इंडिपेंडेंट ही होकर रहना पड़ेगा, अपनी ज़रूरतों को मतलब लिमिट में रखना पड़ेगा, ये चीज़ है। तो चलिए, ठीक वैसे ही हम देखेंगे इसे, और बहुत कुछ यहाँ पे सवाल बनेंगे, बहुत सवाल आते हैं, सब पे आपको नज़र रखनी पड़ेगी। बाय द वे, मेरे रुख पे मत जाइएगा। लॉकडाउन में मैंने एक नई तस्वीर बनाने की कोशिश की, तस्वीर जैसी बनी हो मुझे क्षमा प्रार्थी करिएगा, अच्छा ना लगे इग्नोर कर दीजिएगा। चलिए, बाय द वे, 15-20 दिन में फिर रख लूँगा दाढ़ी वाड़ी, कोई बात नहीं है, ठीक है, चलने दीजिए। हैं, चलिए, तो अब बेटा हम लोग चैप्टर 1 की ओर बढ़ते हैं। तो चैप्टर 1 आपका कहता है बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक, उस पर बात करें। यहाँ बहुत सारे पिक्चराइजेशन है, बहुत सारे डॉक्यूमेंटाइजेशन हुआ है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के हैं, कुछ पत्र वगैरह है, उसको भी समझना है। इतिहास को किसी एक दृष्टिकोण से, राजाओं की तरफ से या रूलर की तरफ से या लेखकों की तरफ से नहीं देखना। उसके जितने कंटेंट है, हर कंटेंट से हमेशा ऊपर से नीचे की ओर ही नहीं, नीचे से ऊपर की ओर भी, आसपास से भी, हर एंगल से देखना है, नहीं, ध्यान में रखना है। चलिए बेटा,
सुनना है। चैप्टर 1 हमारे पास है, आई मीन 7, नॉट 1, चैप्टर 7। अरब सागर के तट पर सूरत का जो बंदरगाह था, 17वीं सदी में यहां डच और ब्रिटिश जहाज, व्यापारिक जहाज आया करता था और इस बंदरगाह का बड़ा महत्व था। लेकिन 18वीं सदी आते आते सूरत बंदरगाह का महत्व कम पड़ता चला गया, क्योंकि उसके आसपास के क्षेत्रों में बंदरगाह जो था, उसके आसपास के क्षेत्रों में जो जहाज, व्यापारिक जहाज आया करते थे, वो जिन चीज़ों को लाने के लिए आया करते थे, वो चीज़ें उसके आसपास नहीं थी। तो जहां पर था वहां नया बंदरगाह विकसित हो गया। दक्षिण भारत में कई बंदरगाह विकसित हुए, बंबई के पास विकसित हुए और अन्य जगहों पर, बंगाल वगैरह पूर्वी तटों पर काफ़ी विकसित हुआ। नतीजतन कहने का मतलब है कि 17वीं शताब्दी में ये सूरत बड़ा महत्वपूर्ण था। 18वीं शताब्दी में इसके जो कार्य थे बंदरगाह के, वो अन्य बंदरगाहों के द्वारा भी संपन्न होने लगा, तो इसका महत्व कम पड़ गया। कहने का मतलब ये है। बेटा सेकेंड पैराग्राफ का लास्ट लाइन है, 1850 के दशक में जब ब्रिटेन का लोहा और इस्पात उद्योग भी पनपने लगा, तो ब्रिटेन दुनिया का कारखाना कहलाने लगा। जब इंग्लैंड में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, लोहा और इस्पात उद्योग पनपने लगा, इमर्ज होने लगा, तो ब्रिटेन को क्या कहा गया? दुनिया के उत्पादन का स्थल, यानी दुनिया का कारखाना, फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। क्यों ऐसा कहा गया होगा? गौर फरमाइए। सारे जगह से कच्चा माल लाता है, खुद के देशों और आसपास के उपनिवेशवादी व्यवस्था में, अन्य देशों में जो उसके संरक्षण में था, जो लोहा प्राप्त हुआ, कोयला प्राप्त हुआ, उत्पादन शुरू किया, वैश्विक जरूरतों को पूरा किया, और आधी दुनिया पर तो उसी का राज था। तो वो उसके लिए वो मार्केट भी है और रॉ मटेरियल का सप्लायर भी है, मदर कंट्री ब्रिटेन के लिए। तो ब्रिटेन दुनिया का कारखाना कहलाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज चाइना जो है बेटा, दुनिया के 30% जरूरतों को पूरा करता है। मानने की बात है, 30% नीड ऑफ द वर्ल्ड प्रोड्यूस्ड बाय चाइना। तो इसलिए चीन को कहते हैं विश्व का मैन्युफैक्चरिंग हब। ठीक है, यानी विश्व का मैन्युफैक्चरिंग हब का मतलब क्या हो गया? उत्पादन क्लस्टर। ये है, यानी ये है अब दुनिया का कारखाना चाइना। अब इसका भी देखिए, कोरोना के बाद जो स्थिति बिगड़ रही है, तो डिसेंट्रलाइज होगा, कुछ भारत के पास आएगा, कुछ अन्य उचित जगह जाएगा, कुछ अपने अपने देश लौट जाएंगे, तो ये फर्क पड़ेगा। पॉइंट क्लियर? अब आगे आते हैं। अब तक आपने 3 सवाल के दायरे में देखा। पहला सवाल, 17वीं सदी में पश्चिमी तट का वह कौन सा बंदरगाह था जो सर्व महत्वपूर्ण था? इनमें से वह कौन सा बंदरगाह है जो 18वीं सदी में आते आते पश्चिमी तट का बंदरगाह का महत्व घट गया? दोनों का आंसर सूरत है। ठीक है ना? अगला, इनमें से किसको दुनिया की फैक्ट्री कहा जाने लगा? ब्रिटेन को। आज दुनिया की फैक्ट्री किसे कहते हैं? चाइना को। 4 सवाल आपको दे दिया। आगे बढ़िए। ब्रिटेन के औद्योगिकरण और भारत पर ब्रिटिश विजय और उपनिवेशीकरण में गहरा संबंध था। बिल्कुल सही। यह लाइन अपने आप में क्वेश्चन है। कथन कारण में दे देगा और पूछेगा कथन ये, कारण ये, कितना सही? ए सही, ए सही, बी गलत, ए बी दोनों सही, दोनों गलत, सही व्याख्या नहीं करता, कथन कारक असर्शन। देखिए जरा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। ब्रिटेन के औद्योगिकरण और भारत पर ब्रिटिश विजय और उपनिवेशीकरण में गहरा संबंध था। बिल्कुल सही। जैसे जैसे भारत पर आक्रमण किया, विजय प्राप्त किया और धीरे धीरे पॉलिटिकल पावर बनने लगा, स्टेप बाय स्टेप, उसके पीछे क्या था? जैसे जैसे वहां पर औद्योगिकरण बढ़ा और जैसे ब्रिटेन का एक बड़ा उपनिवेश अमेरिका उसके हाथ से छूट गया,
मालूम है ना, 1760 इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट, 1776 डिस्टर्बिंग इन अमेरिका, एक उपनिवेश चला गया। तो जैसे जैसे वहां औद्योगिकरण बढ़ा, जैसे अमेरिका से उसका वर्चस्व घटा, ठीक वैसे इन दोनों को देखते हुए भारत में उपनिवेशीकरण बढ़ा। बिल्कुल 100% करेक्ट, ये क्वेश्चन आएगा। फिर सुनिए अगला लाइन, लास्ट पैराग्राफ का लास्ट फोर्थ है। जैसे जैसे ब्रिटेन का औद्योगिकरण उत्पादन बढ़ने लगा, वहां के उद्योगपतियों भारत को अपने औद्योगिक उत्पादों के विशाल बाजार के रूप में देखने लगे। बिल्कुल सही बेटा, जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, प्रोडक्शन बढ़ने लगा, रेडीमेड गुड्स तैयार होने लगे, अब उन्हें बाजार चाहिए, क्योंकि यूरोप की इतनी औकात नहीं है कि इतना बड़ा मार्केट बन जाए, क्योंकि पॉपुलेशन ही बहुत कम है। खासकर ब्रिटेन का पॉपुलेशन खुद बहुत कम है, तो उत्पादन तो ये लोग 10 गुना ज्यादा कर रहे हैं अपनी जरूरत से। किसके लिए? इनके उपनिवेश के लिए। यही तो उनका बाजार है। वहां से रॉ मटेरियल लाए और वहीं पर फिर बेच देंगे रेडीमेड। तो जैसे जैसे उत्पादन बढ़ा, औद्योगिकरण बढ़ा, व्यापारियों का ध्यान भारत की ओर बढ़ा। अपने बने बनाए माल के लिए बाजार तलाशने के दरमियान भारत पर दबाव बढ़ने लगा, जो हम पढ़ाते भी हैं सेकेंड एंड थर्ड चार्टर्ड एक्ट 1813 और 1833। अब बेटा अगला पेज है, पेज नंबर 80 है। एक सब टाइटल है भारतीय कपड़े और विश्व बाजार। बिल्कुल सही। मॉडर्न टाइम में भारत में कहां कहां कपड़े बनते थे, वह स्थान, कौन से कपड़े बनते, सिल्क का, सूती का, जूट का, क्या, और उसमें भी कौन सी वैरायटी, छींट यानी सिंट्स कहां बनते, सिल्क कहां बनता, समझ रहे ना हमारी बात, इस तरह की वैरायटीज की बात। तो सदियों से भारत को आप जानते ही हैं, प्राचीन काल से, ना कि आधुनिक और मध्यकाल से, प्राचीन काल से भारत सूती वस्त्र का बहुत बड़ा उत्पादक और निर्यातक रहा। कॉटन टेक्सटाइल्स भारत का एंशियंट इंडियन टाइम से जो है एक बड़ा इंडस्ट्री है। आज भी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में यह सबसे बड़ा सेक्टर है, कॉटन इंडस्ट्री। सूती वस्त्र उद्योग में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 3 करोड़ लोग रोजगार पाते हैं। एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा नौकरी है, पर वो नौकरी नहीं, रोजगार है, और वो नॉन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आता है, असंगठित क्षेत्र। जब सवाल पूछ ले असंगठित में सबसे ज्यादा रोजगार, तो कृषि देता है। संगठित में सबसे ज्यादा रोजगार तो सूती वस्त्र उद्योग देता है, 3 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। अब आइए, प्राचीन काल से ही भारत का संदर्भ देखें अगर हम, तो क्या देखते हैं? हम कॉटन रूट चलाए थे, जैसे सिल्क रूट होता था ना, ऐसे कॉटन कॉरिडोर या कॉटन रूट चलता था भारत से। भारत का ये कपड़ा विदेश जाता। याद करिए, जो इटली का एक ट्रैवलर, इतिहासकार, या यूं के लिए इटली का एक व्यक्ति विशेष जो कई किताब लिखा, जिसको भूगोल का भी थोड़ा बहुत ज्ञान था, प्लिनी नाम का व्यक्ति है वो। और प्लिनी ने 1st सेंचुरी बीसी में क्या लिखा, आपको भी मालूम होना चाहिए। रोम का यह व्यक्ति प्लिनी 1st सेंचुरी बीसी, आज से 2000 नहीं 2100 साल पहले लिखता है कि रोम अपना सारा धन, सोने चांदी के बुलियंस धन, भारत से व्यापार पर लुटाता है। भारत से वह छुरी कांटे लाता है, भारत के कपड़े यहां पर खूब पहने जाते हैं, और भारत के कपड़े इतने महीन, इतने पतले, इतने जालीदार होते हैं,
इतने पतली बुनाई होती है कि यहाँ पर रईस लोग ये पतले कपड़े पहनते हैं जिसे मसलिन कहा गया है, मल मसलिन। और प्लिनी ये कहता है जब रोम की लड़कियां, औरतें इस भारतीय मलमल को 7 फोल्ड करने के बाद भी जब पहन के निकलती है तो नैतिकता का प्रश्न खड़ा हो जाता है। समझ गए होंगे हमारा इशारा। यानी इस तरह की जो है सोफिस्टिकेटेड बुनाई थी हमारी। तो ये हम 2000 सालों से कर रहे हैं। कपास का तो उद्गम स्थान, सोर्स, हैबिटेट है ही इंडिया। सिंडन, सिंधु, कपास, याद रखिएगा। तो कपास के हम उत्पादक ही थे और वस्त्र बनाते थे। स्पाइनिंग से लेके पूरे लोग जुड़े हुए रहते थे। तो ये ध्यान में रखिएगा। अब जरा तो पैराग्राफ है कपड़ा उत्पादन के ऊपर, बंगाल को फोकस किया है। बंगाल पर 1750 के आसपास भारत पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में औरों से कोसों आगे था। गुणवत्ता और बारीकी कारीगरी से पूरी दुनिया में मशहूर था भारत। जावा, सुमात्रा, पेनांग, पश्चिम और मध्य एशिया में इन कपड़ों की भारी व्यापार हुआ करता था। कहने का मतलब है वेस्ट एशिया, यूरोप, सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, इन तमाम जगहों पर भारत के बुने हुए कपड़ों का बहुत मांग था। भारी मात्रा में हम एक्सपोर्ट निर्यात करते थे। दक्षिण पूर्व एशिया के जावा, सुमात्रा, पेनांग यानी इंडोनेशिया में तो ठीक उसी अंदाज के कपड़े वहीं बनने लगे। इतने वो हमसे जो है प्रभावित थे, हमारे महीन सोफिस्टिकेटेड कपड़ों से। तो 1750 के आसपास पूरी दुनिया में हम अपने कपड़ों के लिए जाने जाते थे। पॉइंट क्लियर? अब आइए, अब यहां पर दिखाया है एक पिक्चर और हाथी की तस्वीर के साथ एक कपड़े का तस्वीर है। एक्चुअली पटोला बुनाई, पटोला बुनाई सूरत, अहमदाबाद और पाटन में होता था। इंडोनेशिया में इसी पैटर्न की बुनाई बाद में शुरू हो गई। रिमेंबर, गुजरात में एक अहमदाबाद है, हम आप जानते हैं। सूरत है, हम आप जानते हैं। सूरत तो कॉटन इंडस्ट्री के लिए जाना ही जाता है, अहमदाबाद भी जाना जाता है। और अहमदाबाद का तो नाम ही है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। ध्यान देना बेटा, ध्यान दे। ब्रिटेन का एक शहर है मैनचेस्टर, जहां एक फुटबॉल क्लब भी है, मैनचेस्टर फुटबॉल क्लब। तो मैनचेस्टर शहर में सूती वस्त्र उद्योग कारखाना रहा। इसीलिए मैनचेस्टर के संदर्भ में जब इंडिया में अहमदाबाद में वही सूती वस्त्र कारखाना है तो इसे कहते हैं भारत का मैनचेस्टर। कानपुर को कहते हैं उत्तर भारत का मैनचेस्टर, और कोयम्बतूर तमिलनाडु को कहते हैं मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। जापान में एक शहर है ओसाका। ओसाका, ओसाका शहर जो है वहां पर कॉटन नहीं होता, पर जापान पूरी दुनिया से कॉटन को इंपोर्ट करके अपनी फैंटास्टिक टेक्नोलॉजी के बल पर उस ओसाका शहर में सूती वस्त्र उत्पादन करता है। और इसके बावजूद भी बहुत ही कम रेट पर पूरी दुनिया को सूती वस्त्र बेचता है। इस तरह का संदर्भ लें तो कानपुर में पहले कपास का उत्पादन नहीं होता। In spite of we taken from the cottons from other side of India and make the cloth and sell out to other places. The same characters of Osaka and Kanpur. तो कानपुर को नाम मिलता है ओसाका ऑफ इंडिया। ओसाका ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। तो चलिए, 2 बात हो गई। अब जरा ध्यान दें, अब थोड़ा बहुत कपास उत्पादन कानपुर में होने लगा है। अब हमारा दूसरा गरीब, तो कॉटन को लेकर के गुजरात में 3 चीजें आई। एक अहमदाबाद, एक आपका आया सूरत, और एक पाटन। यहां पे लिखा है पटन।
पटन ही पाटन है। गौर फरमाइए, पाटन गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है। पाटन देवी का वहां मंदिर है, वहां पर सिल्क इंडस्ट्री भी है और सूती वस्त्र का भी उद्योग है और पाटन के कपड़े बहुत अच्छे माने जाते हैं। 2 साल पहले तक हमारे आपके टेलीविजन पर अमिताभ बच्चन आते थे, जब वो गुजरात के गुडविल एम्बेसडर हुआ करते थे। ठीक है, और वो आते थे और कहते थे, कभी आओ तो गुजरात, ले जाओ अपनी बेटी के लिए पटोला। समझ में आई? तो पटोला जो है वहां के वस्त्र का नाम है, भूलिएगा मत। 100% है, ये क्वेश्चन आएगा। पटोला, पाटन के कॉटन वस्त्र को पटोला कहते हैं। चल, तो ये है आपका आ गया पटोला बुनाई। पटोला बुनाई कैसे होती है, उसके डिजाइन को देखिए, हर जगह का एक पैटर्न होता है, तो पैटर्न चलता है। नेक्स्ट 80 पेज पे ही अब एक छोटा सा टाइटल आता है, शब्दों में इतिहास छिपा है। बिल्कुल, शब्दों में इतिहास छिपा है और शब्दों में ही व्यक्ति विशेष का चरित्र भी छुपा रहता है। ठीक है, अब आइए, यूरोप के व्यापारियों ने भारत, ठीक है, यूरोप के व्यापारियों ने भारत से आया बारीक सूती कपड़ा सबसे पहले मौजूदा इराक के मौसूल शहर में व्यापारियों के पास देखा, जो मसलिन कहलाया, यानी मलमल कहलाता था। तब दिल उसका लगा कि हम भी ये कपड़े तक पहुंच बनाए। और जब पहली बार पुर्तगाली भारत आए और केरल के तट कालीकट पहुंचे, कोझिकोड, जहां प्लेन क्रैश कर गया। कोझिकोड आधुनिक नाम नहीं, पुराना नाम है। इसी को कालीकट कहते हैं। कालीकट कोझिकोड एक ही जगह है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट है मल्लापुरम। मैं सब बात बता रहा हूं। डिस्ट्रिक्ट मल्लापुरम, पोर्ट का नाम कोझिकोड या फिर कालीकट, और उसके हट के थोड़ा सा उसी शहर में करीपुर नाम का जगह है। और करीपुर में ही है एयरपोर्ट, जो टेबल टॉप एयरपोर्ट, यानी कि बहुत कम जगह है, उठा हुआ जगह उस पर है, टेबल की तरह उठे हुए पहाड़ पर या पठार पर है टेबल टॉप। भारत में 3 है, उनमें से एक ही है। कहने का मतलब 900 मीटर का है, पर कोई बात नहीं, वो छोड़ दी। तो करीपुर, कोझिकोड, कालीकट एक ही है, याद रखिएगा। तो मैंने क्या कहा आपसे, यूरोपियन लोग सबसे पहले भारत के मलमल, महीन बारीक बुने हुए कपड़े को पहली बार कब और कहां देखा? तो ये लोग आज का जो इराक है, इराक में एक शहर है मौसूल, जो बगदादी के आतंक से त्रस्त था। मौसूल शहर पे ही मार गिराया ना, जो आखिरी बगदादी था, मौसूल में ही तो मारा है बगदादी को। तो मौसूल ऐसे भी याद रहेगा, करंट अफेयर से जोड़ लीजिए। तो बगदादी को मौसूल शहर में ही मार गिराया, आखिरी वही शहर था, उससे भी छुटकारा मिल गया आतंकवादियों से। तो याद रखिएगा, मेरे कहने का मतलब है मौसूल शहर, ये याद रखिएगा, इराक। तो इराक के मौसूल में पहली बार भारतीय बारीक बुने गए सूती वस्त्र को देखा। कौन? अंग्रेज लोग, यूरोपियन लोग। मलमल ये लोग कहते हैं, अरबी वाले लोग, वो उन्होंने कहा मसलिन। तो मसलिन मलमल एक ही है। और ढाका का मलमल तो बहुत है, कहते हैं ना, पान खाए सैया हमार, मलमल के कुर्ते पे होठ लाले लाल। मलमल का कुर्ता देखा? तो मलमल एक बारीक बुनी हुई वस्त्र है, चाहे वो सिल्क का हो या कॉटन का हो, मलमल। अब आइए, तो मसलन मलमल कहते हैं। अब आइए, केरल के तट पर देखा, सारी बात हमने बता दी। कालीकट से निकले शब्द कैलिको बना और बाद में हर तरह के सूती कपड़ों के लिए कैलिको ही कहा जाने लगा। मैं ये कह रहा हूं, पोर्तुगीज जो कालीकट आए, वास्को डिगामा मसाला तो लेकर गया, साथ साथ उसके दिमाग में वो वस्त्र मलमल भी था, तो वो मलमल वस्त्र भी लेकर गया। ठीक है, और चूंकि कालीकट के बंदरगाह पे आया और वहीं से गया, तो उस वस्त्र के लिए कैलिको 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 आ गया। तो कैलिको शब्द आया मलमल के लिए, अंग्रेजों ने इसका इस्तेमाल कैलिको के लिए किया। ये ध्यान में रखेंगे। तो यूरोप के जुबान पे कैलिको शब्द कैसे आया? इसी से। अब आइए, अगला होता है, उसमें सूती और रेशमी कपड़े के 98 किस्मों का जिक्र किया गया है। कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे ऑर्डर्स लेके जाते थे और उसमें दिखाया गया है कि 98 किस्म के सूती वस्त्र होते थे, सिल्की वस्त्र होते थे। यूरोपीय व्यापारी उन्हें पीस गुड्स कहते थे, जो आमतौर पर 20 गज लंबा और 1 गज चौड़ा होता।
हमारे यहाँ जो कपड़े बनते थे वो थान में बनते थे, थान तो समझते ही हैं। तो एक गज, 39 इंच का एक गज होता है, एक गज चौड़ा होता था और 20 गज लंबा ये एक टुकड़ा कपड़े का होता था। तो ये एक थान कहलाता है। एक थान में 20 गज लंबाई और एक गज चौड़ाई का टुकड़ा होता है जिसको एक थान कहते हैं। सूती और रेशमी वस्त्रों को कुल मिलाकर के 98 प्रकार की वैरायटी का जिक्र मिलता है, 98 टाइप। ये क्वेश्चन यहां से बनेगा। ठीक है, आगे आइए। पेज नंबर 81 है हमारे सामने में, और एक पूरा डाटा है कि कौन से कपड़े को क्या कहते हैं, उस कपड़े का क्या खासियत है वो तो छोड़िए, उस कपड़े की कीमत क्या है। कहने का मतलब ये है, देखिए साइड में लिखा हुआ है, एक एक चीज की कीमत लंदन में तय होती थी। ये सामान मंगाने के लिए कंपनी को 2 साल पहले भारत को ऑर्डर देना पड़ता था और फिर बन जाने के बाद उसे लेकर के पहुंचाया जाता था। तब वहां पर जो है ऑक्शन, नीलाम कर दिया जाता था। मतलब मान लीजिए कि यूरोप या लंदन के किसी व्यापारी को कोई भारतीय कपड़े की जरूरत है, खरीदना है उसे अपनी दुकान के लिए। तो मान लो उसको कहा कि मेरा 500 गज कपड़ा चाहिए, छींट चाहिए, यानी सिंट्स। तो 500 का ऑर्डर ले लिया, लेकिन ऑर्डर लेगा तो किस कीमत पर? तो हर चीज का वो रेट फिक्स रखता कि छींट इतना है, पटोला इतना है, सिंट्स इतने हैं, सबका नाम लिख देता। अब आपको कौन सा चाहिए? इतना चाहिए ये कपड़ा, ठीक है, ये मूल्य है, आप इतना जमा कर दीजिए। ऑर्डर पहले बुक होता, फिर ये ऑर्डर भारत को दिया जाता और भारत फिर उसकी बुनाई करता, सब कुछ हो जाता, तो फिर यहां से ले जाते वहां और वहां फिर उसको ऑक्शन में बेच देते। तो 2 साल का वक्त लेते, यानी 2 साल पहले ही आपको ऑर्डर देना पड़ेगा। दैट वाज द डिमांड। इतने बड़े हम सप्लायर थे। समझ आई बात? तो मायने रखता है। जैसे आप देखते हैं alibaba.com, जो एक सप्लायर है, अब तो सामान भी बेचने लगे, सप्लायर है जो आपको सामान पहुंचाता है। वो भी जब था तो कहते 21 दिन कम से कम चाहिए जी, 21 दिन पहले ऑर्डर दीजिए। तो ये चीज़ है, अब तो 48 घंटे में पहुंचा देते हैं। अब बेटा उसी पेज पर है, ऑर्डर दिया गया था, उनमें छापेदार सूती कपड़े भी शामिल थे और व्यापारी लोग इसे सिंच या कोशा, खस्सा या बंडाना, इन सब नामों से जाने जाते थे। हम कुल मिला के आपको 3 बातों पर ध्यान दिलाना चाह रहे हैं। भारतीय सूती वस्त्र जो थे अलग अलग जगहों पर बनते थे और इसे 3 अलग नाम से अंग्रेज ने पुकारा। जो हमारे छींट बनते थे जिसमें खास प्रकार के सूती वस्त्र पर डिजाइन होते थे, हम लोग इसे छींट कहते हैं। आज भी छींट साड़ी बहुत फेमस है, तो छींट कहते थे। ये अंग्रेज लोग इसे सिंट्स कहते थे, सिंट्स। ठीक है ना? हम लोग क्या कहते थे? सिंधु। उन्होंने क्या कहा? इंडस, सिंध, इंड। तो ये चीज, तो छींट को सिंट्स कहते। एक दूसरा, बंधाना कपड़ा हमारा होता उसको बंडाना कहते, बंडाना। तीसरा, एक कोसा है, तो देखिए कोसा यानी खस्सा। तो सीधी से समझिए, सिंट छींट कहलाया और जो कोसा है वो रेशम है। कोशा, कोसा समझते हैं किसको कहते हैं? कच्चा रेशम जो होता है ना, कच्चा रेशम को, रॉ सिल्क को कोसा कहा जाता है। और बंडाना यानी बंधेज, ये कपड़े हैं। अब इसको देखिए, छींट रंगीन फूल पत्तियों वाले छोटे छाप के कपड़े कहा जाता था। 1680 के दशक तक जबरदस्त मांग थी यूरोप में इसकी। इंग्लैंड के रईस ही नहीं बल्कि खुद महारानी भी भारतीय कपड़ों से बने परिधान पहनती थी। यानी भारत के कपड़े इतने अच्छे होते थे कि ब्रिटेन की महारानी तक ये कपड़े पहनती थी। और जब छींट जिसे कहते, जिसे इंग्लिश में सिंट्स कहा गया है, वो सूती वस्त्र पर छोटे छोटे छाप होते थे, छोटे छोटे प्रिंट होते थे, उसको छींट कहा जाता है। बंडाना शब्द का इस्तेमाल गले या सिर पर, ठीक है ना, पहनने वाले चटक रंग के छापेदार गुलबंद से होती है। बंडाना यानी बांधना। बांधना मतलब क्या? देखिए मफलर लेते हैं ना, जैसे केजरीवाल जी मफलर बांधते हैं, जैसे हम और आप बांधते हैं, तो ये चीज है। जैसे एक बड़ा अच्छा ना, भाभी जी घर पे है, उसमें जो रिक्शा वाला है वो अक्सर जो मफलर जैसे बांधता है, ऐसे समझ लीजिए। तो स्कार्फ लड़कियां बांधती हैं, मफलर बांधे जाते हैं, या गले में पट्टा। देखिए कभी मोदी जी को देखिएगा, बहुत सारे नेता, हम लोग तौलिया, गमछा ये सब लपेट के चलते हैं, तो दुपट्टा भी उसी के संदर्भ में आ गया, तो गले से लिपटा रहता है। तो कहने का मतलब है वो बांधना हो गया, और बांधना से बंडाना बन गया, और उसी से बन गया बंधेज। याद रखिएगा। तो याद रखना है कि
यह शब्द हिंदी के बांधना शब्द से हुआ है, जो गले में पहनने के लिए या सिर में बांधने के लिए होता था। और उस जमाने में तो नकाब पहना जाता था, बाल को लोग कवर रखते थे, तो कितना घूंघट करेंगे, तो ऊपर से बाल को कवर कर लो, फेस फ्री है, ये चीजें। और स्कार्फ ऐसा होता था कि बाल है तो यहाँ अगर जूड़ा वगैरह है या चोटी भी, तो वो सब पैक हो जाता था। अब आइए, अगला एक पिक्चराइजेशन है जामदानी बुनाई, जामदानी वीविंग्स। बारीक मलमल, इनका रंग प्रायः सलेटी या सफेद होता। सूती और सोने के धागे का इस्तेमाल किया जाता। ढाका, संयुक्त प्रांत, लखनऊ जमादानी बुनाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण थे। सबसे पहले तो आइए जगह को देखें। ढाका, आज बंगाल की राजधानी, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। एक। दूसरा, संयुक्त प्रांत का मतलब मालूम है क्या होता है? उत्तर प्रदेश। दो। तीसरा दिया हुआ है लखनऊ, वो ऑलरेडी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है फिलहाल, तो लखनऊ, कानपुर, ठीक है, ये सब जो जगह है ये इंपॉर्टेंट है। तो लखनऊ है, संयुक्त प्रांत है, ढाका, ये सब जो है जमादानी वस्त्र के लिए जाना जाता था। जमादानी वस्त्र में क्या होता था कि वस्त्र के जो टुकड़े होते थे उसकी बुनाई जो बीच में सूती धागे से या फिर गोल्डन धागे से होती थी, ये इसकी खासियत थी। तो ये चीजें, जरी का काम उस पर होता था। अच्छा, जामदानी कपड़े के जनरली दो ही कलर होते थे, स्लेटी या फिर व्हाइट होता था, स्लेटी या व्हाइट, तो ये चीजें। अब आइए, मुसलीपट्टनम में भी छींट कपड़े बनते थे। अच्छा भाई, छोटी छोटे डिजाइन वाले कपड़े को छींट कहते हैं, तो मुसलीपट्टनम में भी बनते थे। बंडाना डिजाइन के बारे में यहां पे दिखाया है अगले पेज पर, कि कपड़े के मध्य में गुजराती लकीर को देखो और कपड़े के मध्य में देखो, ओढ़नी में जो दो बांध कर देंगे उसका है। अब सिंपल है कि क्या होता था कि एक टुकड़ा है कपड़े का और उसको बीच में बांध करके अलग अलग जगहों पर उसे अलग अलग कलर्स में डुबाए जाते थे, बांध करके। और जब ऐसे उसको सुखा देते थे, सूखने के बाद वो बीच का धागा हटा दीजिए और जब वो कपड़े को पूरा खोलिए तो अलग अलग जगहों पे सारे प्रिंट्स आ जाते थे, सारे प्रिंट्स छप जाते थे। तो इसको बंधेज कहा गया, चूंकि बांध करके काम किया गया तो बंधेज कहा गया। आज भी बंधेज के लिए राजस्थान का, खासकर जयपुर और जोधपुर बहुत फेमस है। बंधेज के कपड़े प्योर कॉटन पर होते हैं और बहुत बढ़िया प्रिंटिंग होती है, रंग में डुबो करके इसको पेंटिंग की जाती है। याद रखिएगा, बंधेज कपड़े देखने में लगेगा जैसे एक पॉकेट में लेके चल जाएंगे, आपको लगेगा कि इसका कीमत 1,000 रुपये हम कैसे दे दें, लेकिन जब उसको ओपन करिएगा तो सारा ओपन हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद फिर धो दीजिए, उसका बाद आयरन कर दीजिए, बहुत खूबसूरत हो जाता है। तो ये चीज़ें, और बहुत सॉफ्ट होता है। तो बंधेज, दुपट्टा, स्कार्फ, ये सब चीज़ें थी राजस्थान में, गुजरात में ये बंधेज का काम होता था। तो आपसे पूछेगा बंधेज का काम कहाँ होता था? गुजरात और राजस्थान में, ये ध्यान में रखना है। अब आगे आइए, अगला चैप्टर में है, मतलब अगला सब टॉपिक, यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ा। अब यूरोप के बाजार में इंडियन क्लॉथ को हम देखेंगे, भारतीय कपड़ा को। ध्यान से सुनिएगा, 18वीं सदी की शुरुआत तक आते आते भारतीय कपड़े की लोकप्रियता इंग्लैंड में बहुत बढ़ गई। रेशम और भारतीय कपड़ों के आयात का विरोध करने लगे अब वहां के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, कपड़ा निर्माता थे। यानी भारत का कपड़ा यूरोपीय बाजार में 18वीं सदी में कयामत ढा रही थी। जैसे चीन की बहुत सारी चीजें भारत में, उसका मोबाइल, उसका सिम कार्ड और मेडिसिन के जो मटेरियल्स होते हैं, बेसिक मटेरियल्स, वो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, टेलीविजन्स, पंखा, बाइक, साइकिल, बल्ब, डोमेस्टिक्स आइटम्स, यूटेंसिल्स, क्या नहीं, सबको मालूम है चाइना का माल है। तो इतने सारे ढा दिए, समझ में आ रही है बात? घड़ी वड़ी क्या नहीं है, सब कुछ है। तो यही हाल हो गया। और हम क्या कह रहे हैं कि अगर चाइना ही यहाँ बेचेगा तो भारत मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र कैसे बनेगा? तो धीरे धीरे प्रोहिबिट कर रहे हैं बस। तो 18वीं सदी में भारतीय कपड़ा यूरोप के बाजार में बहुत ही लोकप्रिय और बहुत डिमांड था। जब वहां औद्योगिक क्रांति हुई और वहां के सूती वस्त्र बनने की स्थिति में आ गए, तो जब विदेशों से कपड़ा आएगा तो फिर इंग्लैंड के व्यापारियों का क्या होगा? तो इन लोगों ने दबाव बनाया सरकार पे और कहा कि इसे प्रतिबंधित करिए। सरकार को अंततः
यहाँ के भारतीय छींट के कपड़े को प्रतिबंधित करना पड़ा। लेकिन प्रतिबंध कर देंगे तो सवाल है कि आप फिर क्या करेंगे? लोगों को तो आदत पड़ गई थी, यूरोप और ब्रिटेन के लोगों को छींट पहनने का, सूती वस्त्र पहनने का, ये सब सारी क्वालिटीज। तो क्या होगा? सिंपल। अब वहां के जो लोग हैं, कपास हमारे यहां से ले जाते थे, हमारे यहाँ के बुनकरों के डिजाइन्स को चुराए, हमारे यहाँ के सारे आइटम्स को चुरा लिए, और फिर यहाँ के कुछ लोग यहाँ आए सीखने आए और लेके चल दिए। अब हमारे जैसे प्रिंट वो मशीन से डाल रहे हैं। तो मशीन से एक तो क्या है, फास्ट हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया, कॉस्ट बियरिंग नीचे आ गई। और ठीक है कि वो बात नहीं आई, लेकिन सोफिस्टिकेट होता था देखने में, मजबूती नहीं होती पर सोफिस्टिकेटेड होता था। तो धीरे धीरे अब इंग्लैंड में इंग्लैंड के कपड़े चलने लगे, और चूंकि वो सरप्लस प्रोडक्शन दे रहे हैं, तो वो स्वाभाविक है कि भारत में भी वो अपने कपड़े उतारेंगे, और भारत में भी अपने कपड़े उतारने लगे। मशीन का बना हुआ था, सस्ता उनको पड़ रहा था, डिजाइन वही आ रहा था, तो हम धीरे धीरे उनके कपड़े पहनने लगे, क्योंकि पैसा बहुत मायने रखता है। हम अपने बच्चों को खुश करने के लिए जो है 50 रुपए में बढ़िया 10-15 खिलौने, 5-5 रुपए वाले चाइनीज खिलौने बच्चों के सामने रख सकते हैं। हमें नहीं पता कि उसमें लिथियम है, ये है, वो है, कल क्या होगा, पर हम रख सकते हैं। लेकिन अगर इंडियन खिलौने ले जाए तो 100 रुपए में भी दो खिलौने ढंग के नहीं आएंगे। अब बताइए हम क्या करें? नहीं, हमें एक पीढ़ी खरीदनी है, और यहाँ पीढ़ी खरीदने जाए तो बोलेगा जी 200 रुपये। पता चला चाइना का स्टील फ्रेम का पीढ़ी ले आया, पता चला 50 रुपये में। अब बताइए, यहाँ एक घड़ी खरीदने HMT बोलेगा 2000, पता चला उसका एक घड़ी ले लिया 200 में बांध लिया जी, वही अंदाज। तो स्वाभाविक है हमें तो पैसा देखना पड़ेगा, मिडिल क्लास है, बहुत अमीर नहीं है। राष्ट्रभक्ति कैसे होगी? पहले तो हमें अपने रोटी कपड़ा मकान पर देखें, तब ना राष्ट्रभक्ति करेंगे। तो ये चीजें, तो सवाल है ये। तो कुल मिलाकर के जो बात बनी वो ये कि प्रतिबंध लग गया, और यहाँ के जो छीट के डिजाइन वगैरह थे वो वहां डलने लगे, और वहां से अब कपड़े वापस आने लगे, भारत में बिकने लगे। और भारत में जो ये मुकाबला कर रहे थे, वो धीरे धीरे मुकाबले में पीछे हट गए। रीजन, कपास तो वो खरीद के जा रहा है, नहीं। अब हम देखें, जो कपड़ा हम बनाते हैं, कपास की कमी पड़ रही है लोकल मार्केट में, क्योंकि सारा तो वो खरीद के जा रहा है। तो पहले तो कपास महंगा मिल रहा है, सूत काटो वगैरह, बनाओ उनाओ, बेचो, और बेचो तो कीमत नहीं मिलती, बाजार ले जाओ तो और कीमत नहीं मिलती। क्यों? और कपड़े बनाओ तो और कीमत नहीं, क्यों? क्योंकि उससे सस्ता जो है पड़ रहा है मशीन का कपड़ा। तो इंग्लैंड के कपड़े बिकने लगे, और हम धीरे धीरे देखा कि अब कुछ नहीं, तो उन्होंने कहा कि चलो मेरे यहाँ काम करने आ जाओ। तो हम कारीगर से, मालिक से लेबर बनते चले गए। क्यों? परिवार को तो भूख मिटानी है, परिवार की जरूरत तो पूरी करनी है, करेंगे क्या? ये चीजें। सो 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े छींट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी, एक कानून पारित कर दिया। संयोगवश इस कानून को भी कैलिको एक्ट कहा गया। तो देखा बेटा, छींट वस्त्र पर 1720 में जो प्रतिबंध लगाए गए इंग्लैंड में भारतीय कपड़ों पर, उसके लिए जो कानून लाया गया उसको भी क्या कहा गया? कैलिको एक्ट, कैलिको अधिनियम, कालिकाता। अंग्रेज कपड़ा उत्पादन अपने देश में भारतीय कपड़ों में प्रवेश पर पूरी पाबंदी चाहते थे, और इंग्लैंड की सरकार ने सबसे पहले कैलिको छपाई उद्योग को ही सरकारी संरक्षण प्रदान किया। अब सफेद मलमल या बिना माड़ वाले कोरे भारतीय कपड़े पर इंग्लैंड में ही भारतीय डिजाइन छाप दिए जाते थे। अब क्या होगा? यही कपड़े ले गए और भारतीय डिजाइन को इंग्लैंड में ही छाप दिया, ये मतलब है। तो बिल्कुल ठीक है। और सरकार, इंग्लैंड की जो सरकार थी, वो छींट उद्योग को पूरा संरक्षण प्रदान किया, ये मतलब है। अब आइए, 1764 में जॉन के ने स्पाइनिंग जेनी मिल का आविष्कार किया। जॉन के नाम के व्यक्ति ने 1764 में स्पाइनिंग जेनी का आविष्कार किया, जिसमें परंपरागत तकली जो थी, पहले तो एक ऐसे हम रुई रखते थे और ऐसे ऐसे घुमाते थे तकली से, तो धागा बनता था। अब क्या हुआ कि एक मशीन बना दिया जिसमें 10-20 तकलियां लगी होती थी, और इधर से कॉटन जाता था, और 10-20 तकलियों पर 10-20 धागे कंटिन्यू बन रहे हैं, सीधा 10 गुना उत्पादन बढ़ गया। तो याद रखिएगा, जॉनी
के ने जो स्पाइनिंग जेनी मील बनाया, जिससे तकलियों के द्वारा ऑटोमेटिकली 10 गुना उत्पादन बढ़ गया, स्पाइनिंग बढ़ गई। रिचर्ड आर्कराइट ने वास्प का इंजन बनाया, जिससे फैक्ट्रियां चल पड़ी। तो वास्प इंजन रिचर्ड, ठीक है, आर्कराइट ने बनाया, और क्या हुआ, फैक्ट्री चल पड़ी। और फैक्ट्री चलने के लिए ईंधन क्या चाहिए, कोयला वहां मौजूद था। आपसे हमेशा सवाल करता है कि इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति क्यों हुई, जवाब क्या दीजिएगा, क्योंकि इंग्लैंड में ही सबसे पहले कोयला प्राप्त हुआ, ढूंढा गया। व्हिटले ब्रदर्स था, उसने कोयला ढूंढा, तो ये चीज है। और लोहा वगैरह सब कुछ मौजूद था, चल पड़ा। पूंजी पूरा था, पूरे दुनिया को लूट के विश्वास से पूंजी बहुत बनाया था। अब अगला पॉइंट लिखता है यहां पर बेटा, कंपनियां भारत आकर चांदी के बदले सूती और रेशमी कपड़े खरीदती थी, लेकिन जब इस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का राजनीतिक शक्ति प्राप्त हो गई, तो स्वाभाविक सी बात है कि अब तो यहीं के रेवेन्यू से कपड़े खरीद के या चीजों को खरीद के बेचेंगे। बिल्कुल, बताया था ना, 1765 बक्सर के युद्ध से पहले देखे हम, तो क्या होता था, इंग्लैंड से सोने चांदी के सिक्के आते, यहां से सामान खरीद के लेके चले जाते। अब चूंकि 1765 12 अगस्त कल ही शाह आलम ने जो है रॉबर्ट क्लाइव यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में रेवेन्यू कलेक्शन राइट दे दिया था। अब इस कलेक्शन से यहां रॉ मटेरियल खरीदता है और भेज देता है। अब वहां से पैसे आने खत्म, तो अब उल्टी गंगा बहने लगी। अब है स्पाइनिंग जेनी, ऐसा मशीन जिसमें एक कामगार कई तकलियों पर कई धागे बुन सकता है। ठीक है, अब अगला जो है बेटा हमारा 84 पेज, जिसमें भारत का नक्शा है पिंक कलर में, और इसमें बताया कि 18वीं सदी के आखिरी समय में हमारे भारत में कहां कहां किस प्रकार के वस्त्रों के बुनाई का केंद्र था, यानी कपड़े बुनने या बनाने का कारखाना कहां कहां था। तो उस टाइम में कारखाना नहीं होता, छोटे से कुटीर उद्योग में ही सारा काम होता था, हर आदमी को रोजगार मिला था। अब बड़े बड़े कारखाने हो गए, चंद लोग अरबपति हो गए, और बाकी हम खाकपति होकर के सड़कों पर घूम रहे हैं। क्यों, ध्यान देंगे। देखिए बेटा, भारत का नक्शा दिखाया गया है, और भारत के इस नक्शे के तहत बता रहा है कि 18वीं शताब्दी के आखिरी में बुनाई के केंद्र भारत में मुख्य रूप से कहां कहां थे। आपके मैप में व्हाइट कलर पर कुछ सिंबल दिया है, स्टार बना करके दिया है कि सफेद कपड़े कहां बुने जाते थे, कोरा सफेद। फिर एक स्टार जैसा बनाया है, उसमें चेक और धारीदार कपड़े दिया है, स्ट्राइप्स, स्ट्राइप्स या चेक। एक इस तरह का चेक कपड़ा या स्ट्राइप्स कपड़ा कैसे बुने जाते थे और कहां, ये बताया। सिंट यानी छींट कहां बुना जाता था, और सिल्क का कहां। तो ध्यान दीजिएगा, हम तो चूंकि पढ़ते हैं और बहुत पुराना हमारा पढ़ा हुआ है, तो देखिए हम तो सबको अलग कर देते हैं बारीकी से। ये देखिए, मैंने सबको अलग अलग कर दिया। हम तो मैप का भी हिसाब किताब लगा देते हैं, तो चूंकि हम आपका ख्याल रखते हैं, हमें याद रहता है, लेकिन आपके लिए आसान करते हैं। जरा ध्यान दीजिए, सबसे पहले देखें सफेद कपड़ा, सादा कपड़ा कहां कहां केंद्र था। मैप पे जाइएगा, ठीक है, पर जगह को याद रखिए। सादा कपड़ा लाहौर, आज पंजाब। सरहिंद, भारत का पंजाब। अहमदाबाद, गुजरात में। कैम्बे, गुजरात में। सूरत, गुजरात में। बुरहानपुर, मध्य प्रदेश में। पटना, बिहार में। कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। ढाका, बांग्लादेश में। ठीक है ना। पेटाबोली, आंध्र प्रदेश में। मद्रास, तमिलनाडु में। पुडुचेरी, तमिलनाडु में। नागपट्टनम, तमिलनाडु में। जरा अब भारत के नक्शे को सामने रख लीजिए। हमने आपको लाहौर से उठाया, हमारी तरफ से देखिए आपको उल्टा दिखेगा, पर हमारी तरफ से देखें तो हमारे सामने भारत का नक्शा है, और भारत का नक्शा मेरे सामने में है। तो ऐसे समझिए कि हमारे इस तरफ पाकिस्तान, इस तरफ बांग्लादेश हुआ, बीच में हम हैं। स्वाभाविक सी बात है। तो हमने कहा लाहौर से उठाया, लाहौर से उठा के कहाँ है, पंजाब भारत के आगे। फिर अहमदाबाद आ गए, उसके बगल में कैम्बे आ गए, उसके नीचे सूरत आ गए। सूरत से हम मध्य प्रदेश आ गए, बुरहानपुर। बुरहानपुर से हम पटना आ गए, पटना से कोलकाता गए, कोलकाता से और पूरब ढाका गए। उसके बाद हम साउथ इंडिया में आ गए, कोस्टल में। तो आंध्र प्रदेश में आ गए कहाँ, देखिए ना, पेटाबोली।
उससे नीचे आए मद्रास में, उससे नीचे आए पुडुचेरी, उससे नीचे नागपट्टनम। तो हम क्या किए, ऐसे आए हैं बेटा, ऐसे हम वहां से उठे और ऐसे गए और फिर ऐसे आए। देखा, तो चीजों को पैटर्न में डालिएगा, हमेशा याद रहेगा। अब आइए, चेक और धारीदार वस्त्र कहां बनते थे? ठीक है, तो ध्यान दीजिए, लाहौर में, सरहिंद में, समाना, हरियाणा में जगह है समाना, समाना में, सूरत में, बुरहानपुर में, कोलकाता में, मद्रास में, पुडुचेरी में। आसान है ना? साउथ में मद्रास पुडुचेरी दोनों हो गया, लाहौर उसका हो गया, हमारा सरहिंद हो गया। फिर यहां नीचे आ जाइए, सूरत है ऑलरेडी, बुरहानपुर वहां भी था, यहां भी बुरहानपुर एमपी में है, कोलकाता भी आ गया, हम ढाका नहीं गए। अब आइए, सिंच या छींट वस्त्र कहां बनते थे? सामना, समाना, ये हरियाणा में है, सुनम, समाना, ये दोनों हरियाणा में है, हरियाणा। पाटन गुजरात, अहमदाबाद गुजरात, बुरहानपुर एमपी, पटना बिहार, ढाका बांग्लादेश, पेटाबोली साउथ में आ गया, मद्रास साउथ में आ गया, और कलकत्ता भी। अब है शिल्क, शिल्क के तीन ही जगह है, पाटन, अहमदाबाद, बनारस। और सिल्क को ट्रायंगल से दिखाया है साइन में, तो ट्रायंगल में तीन एंगल हुए, तीन एंगल में आप देखिए, पाटन, अहमदाबाद, बनारस। तो दो तो गुजरात में हो गया और एक यूपी में हो गया। तो एंगल बनेगा तो ऐसे ही बनेगा, तीन ही एंगल बनेगा। ठीक है, ये ऐसे याद आ जाएगा। चलिए, इसको साइड कर दीजिए। अब है बेटा आपका, बुनकर कौन थे? हु वर वीवर्स? ये जो बुनकर थे कौन थे? तो बेटा, भारत में सदियों से जाति व्यवस्था है, और जाति व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, और कर्म हमें एक पहचान देता है। अब जैसे देखिए, हम बेटा एक कर्म के तौर पर तो हम टीचर बने, और टीचर के तौर पे हमारा काम पठन पठान एजुकेशन से है। और अगर देखा जाए तो सुनील कुमार चौधरी हमारा नाम हुआ। अगर हम अपनी पहचान बनाने लगे तो यूट्यूबर्स हैं, ट्विटर्स, बहुत सारे नाम बन जाएंगे। सब अपने अपने काम को जोड़ देते, कोई हल्दीराम से जोड़ देता है, कोई बीकानेरी वाला कह देता है, कोई अग्रवाला कहता है, कोई भुजिया वाला लिख देता है, कोई कुत्ता, कुत्ता पालता है, कुत्ता का बिजनेस करता है, कुत्ता वाला लिखता है। यह है नेचर शुरू से ही। तो अब एजुकेशन सेक्टर में है, उससे रिलेटेड कोई बात हम रख लें, तो ये चीजें एक, अब वही धीरे धीरे एक पहचान बन जाती है जाति में। तो जाति व्यवस्था बुरी चीज नहीं है, उसका अपना एक आइडेंटिफिकेशन है व्यापार से, बिजनेस से। लेकिन जब हम मनुष्य मनुष्य आपस में मिलते हैं, तो पूरी इंसानियत के साथ, पूरे अपने यादाश्त, सदियों की यादाश्त के साथ उससे मिलिए। वो वही है जो हम हैं। हमारा कमाने का, परिवार का उत्तरदायित्व निभाने का तरीके में शिक्षा है, उसका सफाई है, उसकी कृषि है, नहीं? तो ये चीजें हैं, तो ध्यान में रखना है, ये मायने रहे। कोई कलाकार है, कोई ऑफिसर है, कोई राजा है, कोई प्रशासन करता है, हमें ये ध्यान रखना है, जब मिले तो इंसान की तरह ही मिले, और विथ फुल रिस्पेक्ट, फुल डिग्निटी। व्यापार पहचान देता है, तो जाति की पहचान उसके कर्म व्यापार से आया है, पर सामान्य व्यवहार बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो तांती, ध्यान में रखिएगा, तांती एक जाति होती थी जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड में हुआ करता था, वहां पर उसे तांती कहते हैं। तो तांती यानी तंतु, तंतु यानी धागा, फैब्रिक्स, फैब्रिक्स को आप क्या कहते हैं? धागा। और धागा को ही क्या कहते हैं? तंतु। और तंतु से काम करने वाले लोग, जो कपड़ा बुनने वाले लोग हुए तांती। ऐसे बना है ये शब्द, आपके में तांती दिया, तो तांती बंगाल में दिया है, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड सब हुआ। तो तांती जाति के लोग रहते थे जो कपड़ा बुनने से जुड़े हुए थे। हमारा जो गांव बिहार के दरभंगा में है, और एक गांव है हमारा हरिपट्टी, ये मेरे गांव का नाम है। हरिपट्टी में भी ब्राह्मण हैं, तांती समुदाय के लोग हैं, पासवान समुदाय के लोग हैं, धानुक समुदाय के लोग हैं, ये सारे समुदाय के लोग वहां भी हैं, सब साथ है, कायस्थ समुदाय के लोग हैं, सब मिलकर रहते हैं। तो तांती हमारे गांव में है। ठीक है, अब आइए, अगला है जुलाहा। एक शब्द है जुलाहा, उसी को मोमीन भी कहते हैं, हमारे मुस्लिम में इसे मोमीन कहते हैं। और
वैसे हिंदी में, हिंदुस्तानी में जुलाहा कहते हैं। और सामान्य भाषा में आप कहते हैं बुनकर। तो बुनकर तो उसके पेशा हुआ, पर उस पेशे से जुड़ी हुई जाति कौन सी थी? जुलाहा। और वही क्या कहलाते थे? मोमीन। तो मोमीन जुलाहा एक ही शब्द है। और यही हमारे हिंदू में क्या हो गया? तांती। तो ये बुनते थे। तो मुस्लिम बुनकरों को आप जुलाहा या मोमीन कह सकते हैं। बनारस में देखिए ना हमारे कितने मुस्लिम बुनकर हैं। मेरठ में है, पानीपत में हमारे कितने हैं बुनकरी का। श्रीनगर चले जाइए, गुवाहाटी चले जाइए, असंख्य है बुनकर के पेशे। अगला है हमारा है केकलार और देवांग। साउथ इंडिया में ऐसे ही जो कपड़ा बुनकरों की जाति है वो केकलार और देवांग कहलाते हैं। तो इस किताब के माध्यम से केकलार देवांग साउथ इंडिया, तांती बंगाल और जुलाहा मोमिन उत्तर भारत, ये सब बुनकर हैं। इनमें से कौन एक बुनकर नहीं थे? इनमें से कौन सी जातियां बुनकरों की है? सब चार। अब आइए, रंगीन कपड़ा बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते थे ये लोग? पहले सूत, सबसे पहले स्पाइनिंग करते थे। तो सूत काटने का काम, धागा बनाने का काम अधिकांशतः महिलाएं करती थी। फिर उन धागों से कपड़े बुनने का काम पुरुष करते थे। फिर रंगरेज नाम का एक व्यक्ति होता, व्यक्ति कोई भी होता, पर वो जो काम किया तो रंगरेज, जो कपड़ों को रंगता था, उस व्यवसाय के आधार पर उसे रंगरेज। गाना सुनिए ना, हमरी न पूछो बजजवा से पूछो, जिसने रंग दीना दुपट्टा मोरा। पुराने पाकिजा फिल्म की ये गाना है। और कमाल अमरोही बहुत बड़े डायरेक्टर थे, उनकी ये फिल्म थी, वही बनाए थे। और मीना कुमारी को उसमें रोल मिला था। कमाल अमरोही मीना कुमारी से शादी भी करना चाहते थे। मीना कुमारी शायद शादी भी की, लेकिन कमाल अमरोही बहुत जल्दी डेथ कर गए, तो ये अविवाहित ही रही मीना कुमारी, जो मुस्लिम थी पर मीना कुमारी नाम से पिक्चर में आई। यानी हमरी न पूछो बजजवा से पूछो, जिसने रंग देनी दुपट्टा मोरा। बजाजवा से पूछो क्या मतलब? ये बजाज बल्ब वाले पंखे वाले? हाँ, बजाज का मतलब होता है कपड़ा व्यापारी, क्लॉथ ट्रेडर्स। जो कपड़े का व्यापार करते हैं उसे बजाज कहते हैं। तो बजजवा से पूछो। अब समझ में आई बात? तो दिस इज द वे। चलिए, तो ध्यान में रखना है बेटा। तो रंगरेज के पास जाता, रंगरेज फिर उसे बढ़िया से रंगते थे और ठप्पा भी मारते थे। जैसे बेटा हम लोग होली के समय में जीजा जी सब जो आते थे, तो काफी साले जीजा सालियों का होली बड़ा होता है। बचपन में बड़े बड़े घर में तो आलू होते थे, किसान परिवार से थे। आलू होते, आलू को बीचों बीच काट देते और फिर उसे प्रकार से खोद करके चोर लिख देते, चोर 420 ऐसे लिख देते। और फिर उसको रंग में भिगोते। और फिर रंग में भिगोने के बाद उसे जीजा जी के कुर्ते पर डाल देते, छाप देते, तो चोर निकल कर जीजा जी चोर है। समझे? ठप्पा। तो ठप्पे में अलग अलग डिजाइन होते और उसी को प्रिंट करते थे साड़ी पर। समझ आई बात? तो चस्पा करना, उर्दू के शब्द है चस्पा करना, और उसी को कहते हैं चिप्पी लगाना, जोड़ना। तो चिप्पीकार हो गए। वही शब्द लिखा है कि चिप्पीकार या चिप्पीगर में माहिर जो लोग थे, तो वो कारीगरों के पास अब कपड़ा जाता। तो पहले स्पाइनिंग होती, फिर कपड़ा तैयार होता, फिर रंगरेजवा उसे रंगता था, चिप्पीकार उसे ठप्पादार करते थे। इसी को कहते हैं ब्लॉक पेंटिंग। ये ब्लॉक पेंटिंग होता था। ठप्पे से छपाई करते थे, हथकरघों पर होने वाली बुनाई होती और उससे जुड़े व्यवसाय में लाखों भारतीय लोगों को रोजी रोटी मिलती थी। यानी हमारे लाखों लोग इसी व्यवसाय से जुड़े हुए थे। अंग्रेज जब उल्टी नीति अपनाएंगे, यही लाखों लोग हमारे गरीब हो जाएंगे। भारतीय कपड़े का पतन। अब भारतीय कपड़े का पतन कब से शुरू हो गया? भारतीय कपड़ों का पतन कब से शुरू हो गया? तो इंग्लैंड में बने सूती कपड़े ने 19वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय कपड़ों को अफ्रीका से, यूरोप से, अमेरिका से, उसके जो ट्रेडिशनल ट्रेड थे, मार्केट थे, बाहर कर दिया। समझ में आई बात? ऐसे समझिए। सदियों से हम अफ्रीका में अपना कपड़ा बेचते थे। सदियों मतलब 2000 साल से यूरोप में बेचते थे, अमेरिका भी जाता था,
इन तमाम बाजारों से ये भारतीय कपड़े पीछे रह गए और अंग्रेजों ने अपने कपड़े पाट दिए, नीतियां ऐसी ऐसी बना ली। जैसे आज देखिए तो हमने 57, फिर 47, 59 और फिर 47 जो एप्स बंद किए, और इंडियन एप्स जो खुले हुए थे पर कोई जानता तक नहीं था। 50 ऐसे इंडियन ऐप है, अब धीरे धीरे सब जान गए ये चीज। तो मायने एक आपको नीतियां बनानी पड़ी। हमने नीतियां बनाई और हम अंदर से तैयार भी थे। हमने कहा बंद करो इन सबको, बस बंद किया। और देखिए सीधा जियो आया, नहीं, और क्या क्या लेके आया। अब खुद जो डांस बाइट कंपनी है टिकटॉक की, वो खुद चाहता है कि जियो में शेयर खरीद लूं। व्यापार तो कभी रुकता नहीं है, देश का झगड़ा चलता रहेगा, व्यापारी कहीं नहीं रुक सकते। अब आइए, तो बेटा यहां पर यह बताया गया है। अब एक शब्द है औरांग, बड़ा अच्छा शब्द है। औरांग मतलब क्या? तो बेटा ये फारसी भाषा का शब्द है, पर्शियन लैंग्वेज वर्ड है औरांग, जिसका अर्थ है गोडाउन यानी गोदाम, यानी ऐसा भंडार गृह जहां पर ये कपड़े वगैरह रखे जाए। समय के साथ इसे गोडाउन के साथ साथ वर्कशॉप भी कहा गया कि वर्कशॉप है। तो औरांग वर्कशॉप या गोडाउन था, ये याद रखिएगा जहां पर इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है। हम भूखों मर जाएंगे, पिंक कलर में एक बॉक्स है बेटा, जिसमें बताया जा रहा है कि बुनकरों की दशा क्या हो गई भारत में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों की वजह से। कहते हैं कि 1823 के आसपास भारत के 12,000 बुनकरों का एक पत्र, 12,000 बुनकरों की तरफ से एक पत्र 1823 में ईस्ट इंडिया कंपनी को, गवर्नर को लिखा गया। समझ में आई बात? देखिए क्या लिखा होता है, और इसे आज कोरोना के संदर्भ में जरूर समझने की कोशिश करिएगा। 1823 में भारत की कंपनी सरकार को 12,000 बुनकरों की तरफ से एक पत्र मिला, जिसमें कहा गया था कि हमारे पुरखे और हम लोगों को कंपनी से पेशगी मिलती थी। पेशगी मतलब एडवांस, बुनने के लिए एडवांस मिलता था पैसा। हमारे पुरखों और हम लोगों को कंपनी से पेशगी मिलती थी, जिससे हम कंपनी के लिए बढ़िया कपड़े बुनकर अपने अपने परिवारों का पेट पालते थे। यानी कंपनी के लिए दिलो जान से कपड़ा बुनते थे और हमारा परिवार का पेट भी पल जाता था। हमारे बदनसीबी है कि अब औरांग खत्म कर दिए गए, औरांग वर्कशॉप, वर्कशॉप खत्म कर दिए गए। हमारी बदनसीबी है कि अब औरांग खत्म कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से हम लोग और हमारे परिवारों के पास आजीविका के साधन नहीं बचे। देयर इज नो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड इन आवर सोसाइटीज, और कोई दूसरा कारोबार नहीं जानते हम, यही जानते थे। अगर बोर्ड ऑफ ट्रेड हम पर कृपा नहीं करता और हमें कपड़ा के ऑर्डर नहीं देता, तो हम भूखे मर जाएंगे। समझ में आई बात? तो बेटा भूखे मरना ठीक है, या फिर भूख को मिटाने के लिए कुछ कार्य करना जबरदस्ती भी जरूरी है। कोरोना आया गया हो गया, अब समय आ गया है कि धीरे धीरे क्या अब ओपन करना चाहिए। 15 अगस्त के बाद इसे ओपन वे में लाना चाहिए। अब अगला एक बॉक्स है पिंक कलर का, पेज नंबर 86 पर। उसमें भी देखिए कितनी गंभीर बातें कही गई है उस टाइम में। वो दर्द आज भी है। क्या आपको लगता है उस दर्द से हमें और आपको मुक्ति मिल गई? आज भी उसी दर्द को जी रहे हैं बहुत सारे करोड़ों लोग। जो देखिए, कृपया इसे अपना अखबार में प्रकाशित करें। एक लेडी है जो बुनकर है, वह एक पत्र लिखी है एक न्यूज़पेपर वाले को कि इसको आप प्रकाशित करिए। ठीक है, वो बांग्ला में लिखी होगी, यहां हिंदी में उसको दिखाया है कि क्या लिखी है। जरा गौर से सुनिएगा। वह बुनकर 22 साल की लड़कियां, या अब तो 22 नहीं 30-35 की हो गई जब लिखी थी। देखिए उनकी भाषा कितनी संयम और कितनी प्यारी है और कितना मार्मिक है, करुणा से भरा हुआ। जरा गौर से सुनिएगा। 1828 में एक विधवा कताई कामगार,
कताई स्पाइनिंग वाली लेडी, कताई कामगार ने समाचार दर्पण नामक बंगाली अखबार के पास एक पत्र भेजा और कहा कि प्लीज इसे आप छाप दीजिए, यह हमारी दुर्दशा के ऊपर है। दुर्दशा। सेवा में संपादक समाचार, मैं कताई कामगार हूं, भारी कष्ट के साथ मैं यह पत्र लिख रही हूं, कृपया इसे अपने पत्र में प्रकाशित करें। जब मेरी उम्र 22 साल की थी तभी मेरे पति का देहांत हो गया। जब मेरी उम्र 22 वर्ष की थी तभी मेरे पति का देहांत हो गया। मेरी 3 बेटियां थी। 22 साल की उम्र में 3 बेटियां थी। अगर हर साल का देखें तो 17-18 में शादी हुई होगी, मान के चलिए, या बाल विवाह होता होगा, उस टाइम तो बाल विवाह था, 13, 14, 15, 12 में शादी हुई होगी। मेरी 3 बेटियां थी। जब मेरे पति का देहांत हुआ हमारे पास कुछ भी नहीं बचा था। उनके श्राद्ध के लिए मुझे अपने गहने बेचने पड़े। श्राद्ध क्रियाक्रम, दाह संस्कार। जब हम भूखे मरने की हालत में पहुंच गए तो भगवान ने मुझे जिंदा रहने का एक रास्ता दिखाया। जब हम भूखे हालत में पहुंच गए तो भगवान ने मुझे जिंदा रहने का रास्ता दिखाया। मैं तकली और चरखे पर सूत काटने लगी। समझाई बात? बुनकर हमारे घर आते और 3 तोले प्रति रुपए की दर से सूत खरीद कर ले जाते, क्योंकि बुनकर को सूत चाहिए। ये सूत तैयार करती है कॉटन से, सूत बुनकर ले जाते, बुनकर कपड़ा, कपड़ा से कोई और। बुनकरों से मुझे जितनी पेशगी चाहिए उतनी मिल जाती थी। जब जरूरत पड़ता एडवांस ले लेते थे, कुछ एक्स्ट्रा भी ले लेते थे, फिर समय के साथ कट जाता था, मुझे मिल जाती थी। इस तरह हम सब खाने पीने और कपड़ों के बारे में निश्चित रहने लगे। कुछ सालों में मैंने 28 रुपए जोड़ लिए, कुछ वर्षों में 28 रुपए, और मैंने अपनी बड़ी बेटी की शादी कर दी और इसी तरह से अन्य बेटियों की भी शादी कर दी। अब 3 साल से हम दोनों औरतें, मेरी सास और मैं, दाने दाने को तरस रहे हैं। अब सूत खरीदार वाले बुनकर हमारे पास नहीं आते। अगर मैं बाजार में सूत बेचती हूं तो पहले के मुकाबले 1/4 दाम ही मिलते हैं। समझ में नहीं आता कि यह सब कैसे हो गया। मैंने बहुतों से पूछा है, लोग कहते हैं कि बाहर से विलायती सूत, विलायती यानी विलायत यानी इंग्लैंड, विलायती सूत का आयात हो रहा है। बुनकर वही सूत खरीद कर कपड़ा बनाते हैं। लोग इस सूत का बना कपड़ा 2 महीने भी नहीं चला पाते, वह गल के तार तार हो जाता है। कष्ट में फंसी एक कताई कामगार की आप बीती। बताइए, इतने मार्मिक शब्दों में, इतने कम शब्दों में क्या लिखा गया है? क्या आपको नहीं लगता कि यह आज की भी उतनी ही सच्चाई है जितनी आज से 150 पौने 200 साल पहले की थी? तो 1823 28 200 साल पहले भी जो हालात थे, आज भी हालात नहीं बदले हैं, मानना पड़ेगा। सरकार की ऐसी क्या नीति? उस टाइम में हम कहते थे कि हमने लड़ाई क्यों उठाई थी उस टाइम में। याद करिए, 1828 की बात है और राजा राम मोहन रहे, ब्रह्म समाज की स्थापना हो गई है। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना हो चुकी है और हम अब पथ पर चल निकले हैं देश की आजादी के संदर्भ में सुधार के लिए। वह समस्या आज भी जस की तस है। उस टाइम में हम चलिए 500, 600, 800 रियासतों में बटे थे, मुगल थे, ये थे, वो थे। आज तो हम एक हैं, इसके बावजूद भी ऐसी नीतियां कि हम भूखे मरे। आज किसान सुसाइड कर रहा है, बुनकरों की स्थिति खराब है, चर्म शोधन का हाल बुरा है, पूरे कानपुर में चमड़ा फैक्ट्री बंद पड़ गया है। लॉट ऑफ कॉबेब्स इज गोइंग ऑन। तो बेटा पढ़िए, एग्जाम में आएगा, सवाल दीजिए, नौकरी लीजिए, लेकिन एक अच्छे नागरिक के रूप में आप चीजों को समझने की कोशिश करिए। 190 वर्षों में कोई बदलाव नहीं हुआ। सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। दरअसल 1880 के दशक तक स्थिति यह हो गई थी कि भारत के लोग जितनी सूती कपड़े पहनते उसमें से 2/3 ब्रिटेन से बना हुआ था। यानी अब उल्टी गंगा बहने लगी, रिवर्स ऑर्डर हो गया। अब सारे सूती वस्त्र कहां से आ रहे हैं? वहां से आ रहे हैं। तो कोई बुनकर क्यों लेगा सूत? उसका कपड़ा नहीं बिकेगा,
क्योंकि कपड़े तो वहीं से आ रहे हैं, सूत तक वहीं से आ रहे हैं, तो सस्ता सूत भी वहीं से खरीदेगा। बिल्कुल, प्रतिबंध लगाते तब ना। तो चाइना से सस्ती चीजें आ रही तो हम क्यों ना खरीदें? क्यों इन सरकार की बातों पर पड़े रहें? कब तक राष्ट्रवाद? जब तक मैं भूख से इस मिट्टी में मिल ना जाऊं, यह राष्ट्रवाद। किसके लिए राष्ट्रवाद? ये सैकड़ों मर जाए उसके लिए राष्ट्रवाद, जितना कोरोना से न मरे उतने भूख से मर जाए उसके लिए राष्ट्रवाद। कोरोना के अलावा किसी को और कोई सूझता नहीं है इन सरकारों को। रोज अवसाद से लोग सुसाइड कर रहे हैं। एम्स में 2 महीने के भीतर 5 सुसाइड अटेम्प्ट हुए, जिसमें 3 डॉक्टर और 2 पेशेंट। बताइए कितने क्राइम्स बढ़ गए हैं, हीनियस क्राइम होने लगे हैं। रोड पे ही नहीं, दिल्ली चंबल बन चुकी है। हम तो अखबार पढ़ते हैं, न्यूज देखते हैं, अदर सोर्सेस। दिल्ली चंबल बन चुकी है। दिल्ली जैसे राजधानी नगर में दिन दहाड़े लोग प्यार से घुसते हैं और 2 घंटे टिकते हैं, और 2 घंटे में सबको मार के लूट लाट के निकल लेते हैं। बताइए, गलत कहा। मेरे ख्याल से पान सिंह तोमर में वो हमारा जो हीरो है, अपना नाम तो नहीं मालूम, कहा ना, चंबल में बागी रहते हैं, डकैत तो पार्लियामेंट में रहते हैं। डकैती ही तो है, राजधानी में डकैती हो रही है। बताइए यहां कौन से जंगल है, कौन सा बिहड़ है? सोचनीय बात है बेटा। चलिए अब अगले पेज पर आइए। अब क्या होता है, 19वीं सदी के आसपास कुछ नए शहर बसते हैं, डेवलप होते हैं। कुछ नए शहरों में अब नया कारोबार शुरू होता है। वो नए शहर में जैसे शोलापुर महाराष्ट्र में है, मदुरा तमिलनाडु में मदुरई है। यह शहर 19वीं सदी के आखिरी में बुनकरों के लिए एक नया जगह बन गया, और यहां बुनकर आने लगे, चरखा चलने लगा, सूत कटने लगा, वस्त्र बनने लगा। राष्ट्रवाद का प्रतीक बन गया समय के साथ ये चरखा, ये स्वदेशी धागे। और गांधी जी ने भी इसको सिंबलाइज किया, और हालात इतने हुए कि 1931 में कांग्रेस ने भारत का झंडा जो बनाया था उसमें चरखा को झंडे के बीच में डाल दिया था। समझ में आई बात? तो ये चीज है। अब आइए अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका की तलाश में। अब देखते हैं जैसे जैसे हमारा ये कॉटन इंडस्ट्री डैमेज हुआ एंड अदर कारीगरी डैमेज हुई, तो अब हम लेबर का काम करेंगे, जिंदा तो रहना है, सर्वाइवल। हमारे देखिए छोटे मोटे अन्य कारोबार करने वाले लोग, जब कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ, 10-15 दिन 20 दिन ये लोग हो गए, करे क्या? 10-20 दिन में कोई उसके बाद दोबारा कोई पैसा नहीं देगा। कर्ज आज कोई 500 दे दिया, फिर 500 दे दिया, अगला 500 वो नहीं देगा, उसके पास खुद भी नहीं है। ऐसे में क्या करें? तो सभी लोग सब छोड़ छाड़ के फल बेचने लगे। फल की भी तो एक लिमिटेशन है। सब्जी बेचने लगे। सिर्फ हम जहां रहते हैं बेटा, जहां हम जाते हैं सब्जी भाजी लाने, कम से कम 50 ऐसे ठेले वाले हैं जिनका सब्जी और फल बेचने से कोई सरोकार नहीं था, पर बेच रहे हैं। कल परसों आपने फेसबुक पे देखा होगा, बंबई जैसे टाउन में एर्टिगा कार खरीद के टैक्सी के रूप में चलाता था, और ये लॉकडाउन में ऊपर से बाढ़ की स्थिति में आकर के एर्टिगा कार का ईएमआई कैसे चुकाएगा? तो वो अब डिक्की में सब्जी खरीद के लाता है, उसको रोड पर नीचे रख के बेचता है। और जब उससे पूछा भैया ऐसा क्यों कर, तो कहते हैं कम से कम कार का ईएमआई तो निकलेगा, बच्चों की रोटी तो चलेगी। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अनुकूलन, एडाप्टेशन। भारत का एडाप्टेशन कमाल का है। जिसको एडाप्ट नहीं करने आता वो सुसाइड करता है। गांव में तो एडाप्टेशन और भी अच्छा है। तो ध्यान में रखेंगे सूती कपड़ा मिलों का उदय। अब हम देखते हैं बेटा, भारत में कुछ इंडियंस जो थे वो आगे बढ़े और कॉटन टेक्सटाइल्स में डेवलप हुए। हम देखते हैं 1853, आपके किताब में 1854 लिखा है, 4 को काट के 3 कर दीजिए, लेकिन एग्जाम में आए तो 4 ही लगाइएगा अगर 53 का ऑप्शन ना हो तो। 1853 में भारत का पहला सूती वस्त्र कारखाना बंबई में स्थापित हुआ, कावस जी नाना के द्वारा, जो एक पारसी थे, भारतीय थे। पहला देशी सूती वस्त्र कारखाना बंबई 1853 बाय कावस जी नाना। दूसरा 1854 सूरत। तीसरा 1861 अहमदाबाद। चौथा 1862 कानपुर।
और फिर धीरे 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 भारत में अन्य जगहों पर सूती वस्त्र कारखाना खुला। अब इन सूती वस्त्र कारखाने खुलने से क्या हुआ, ये बंबई, सूरत, अहमदाबाद, कानपुर ये सब इंपॉर्टेंट शहर होने लगे। अब यहाँ काम की तलाश में यही बुनकर के परिवार जो भी थे आने लगे, और फिर गांव छूट गया उनका, उनकी प्रकृति माँ छूट गई पीछे। अब वो शहर में तंग गलियों में घुटन भरी जिंदगी, स्लम में झुग्गी झोपड़ियों में रहने लगे, और स्वास्थ्य के आधार पर तकलीफ काटते हुए भी वह अब काम कर रहे हैं ताकि दो वक्त की रोटी खुद खाएं और अपने परिवार को भी भेज सकें। तो ये अब लेबर बन गए, अंग्रेजों ने बनाया, अब इंडियन ने। अब आइए, तो ये चीजें हैं हमारे यहाँ बेटा। ऐसा उद्योग होना चाहिए कि जो 15 करोड़ यूनिट कहते ही है सरकार कि 15 करोड़ इकाई है एमएसएमई की भारत में, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की 15 करोड़, और जिसमें लगभग 45 करोड़ लोग रोजगार पाते हैं। भैया इसको डेवलप करो ना, सारा अंबानी अडानी ही ले जाएगा कैसे होगा, टाटा बिरला ही ले जाएगा। छोटे लेवल पे भी काम करो ना, लोकल वोकल कहते हो तो बिल्कुल, बड़े इंडस्ट्री टूटेंगे छोटे बनेंगे तभी होगा ना। सारा अखबार एचटी का और टाइम्स ऑफ इंडिया का क्यों, छोटे का क्यों नहीं? एक खास सर्कुलर के बाद तो आप फिक्स कर दो ना कि इससे ज्यादा आप नहीं निकाल सकते तो दूसरा निकाले, ये चीज है। चलिए अब आते हैं बेटा, सूती कपड़ा मिलों का उदय होने लगा, और इनमें स्पाइनिंग के लिए खास करके स्त्रियों को रखा जाता। अब बुनकरी का काम, वीविंग का काम जनरली पुरुष करते। फिर है 1900 ईस्वी आते आते बंबई वगैरह इन सब जगहों पे कुल 84 कॉटन टेक्सटाइल्स मिल चालू हो गए 1900 ईस्वी आते आते, यानी इन 50 वर्षों में 84 कपड़ा कारखाना भारत में स्थापित हो गया। ये कहने का तात्पर्य है। पारसी और गुजराती इसमें आगे, कावस जी नाना जैसे मैंने कहा काफी आगे आए। अहमदाबाद में ये सब तो हो ही गया। विश्व प्रसिद्ध युद्ध के समय देखा जाता है ब्रिटेन आने वाले कपड़े काफी मात्रा में कमी आई, जिसकी वजह से सैनिकों के कपड़े की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय कपड़ा मिल ने उत्पादन को बढ़ाया, और फिर भारत कपड़ा मिल में आगे निकल के आ गया। ये चीजें। अब आइए, प्रगलन। प्रगलन का मतलब क्या होता है? कोई चीज को गलाना, मेल्ट करना, और उसके प्यूरिफिकेशन पॉइंट पर ला करके उससे कोई चीज तैयार करना। जैसे बेटा हम लोहे को गलाते हैं, गलाने को क्या कहते हैं? मेल्टिंग ऑफ द आयरन इज कॉल्ड प्रगलन। और प्रगलन का मतलब कुछ नया प्रोडक्ट बनेगा, उसमें जो अशुद्धियां हैं, इंप्योरिटीज है, उसको निकालेंगे, कुछ अदर चीज डाल करके स्ट्रॉन्ग करके उसको हम कुछ शेप में ढालेंगे, तो उसको प्रगलन कहते हैं। ठीक है ना? यानी तो ये बताया है। अब आप आ जाइए टीपू सुल्तान की तलवार और वुड्स स्टील। मेरा मानना है कि ये चैप्टर नहीं समाप्त होना है आज, ठीक है? और ये स्टील की भी कहानी बड़ी अच्छी है, पर मैं चाहता हूं कि इसको यहीं रुक गए, स्टील की कहानी में हम आगे फिलहाल ना बढ़े, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अधूरा मैं छोड़ना नहीं चाहता। तो कोई बात नहीं, आज यहीं पर स्टॉप कर दीजिए, 10 मिनट है आपका, पर स्टॉप कर दीजिए बेटा, ठीक है? जैसे हम कल का टाइमिंग फिर हम अपने टाइम पर ले आएंगे। आज मेरी थोड़ी तबीयत ढीली थी, सुबह थोड़ा फीवर सा था, तो हमने सोचा थोड़ा रिलैक्स कर लूँ, तो शाम का हमने आपकी क्लास के लिए रख दिया है, ठीक है? तो चलिए फिर हम मिलते हैं, कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी, थैंक यू।